बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट के शायकीन के लिए एक अच्छी खबर कि पाकिस्तान ने 22 साल बाद कैंगरूज को उनके मैदान में शिकस्त दे दी, वनडे सीरीज़ अपने नाम कर ली। और ये खुशी की खबर पूरे पाकिस्तानियों के लिए इन हालात में बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त हर तरफ जो है वो मायूसी की बातें की जाती हैं, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई की बातें होती हैं, हुकूमत गिराने और बनाने की बातें होती हैं। इन हालात में खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कौम को खुशी दे सकते हैं, कौम को जोड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने एक बार फिर अपनी रवायती हठधर्मी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया। चैंपियन ट्रॉफी में वो शिरकत नहीं करना चाहते, इस बात का आगाह भी कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की हुकूमत को भी आगाह किया और बड़ा फैसला करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जहाँ भी अब भारत खेलेगा किसी और मुकाम पर भी हम उनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। भारत ने हमेशा से ऐसे इकदाम उठाए हैं जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के माबैन अगर कहीं थोड़ी बहुत टेंशन में कमी आती है तो हिंदुस्तान की हुकूमत उस टेंशन को इजाफा करने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर करती है। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में है, मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ, और क्या हुकूमत को गिराने में कामयाब हो सकती है। साथ ही साथ दावा किया जा रहा है कि नवंबर में तहरीक इंसाफ कॉल देगी और ये कॉल होगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। क्या नवंबर में इमरान खान साहब को एहतजाज के ज़रिए रिहाई मिल सकती है या महज ये उसी तरह के ऐलानात हैं जिस तरीके से जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं इस किस्म के ऐलानात और धमकियाँ हम सुनते चले जा रहे हैं। अली मीर गंडापुर साहब जिस किस्म की बातें करते हैं उससे तो ये लगता है कि शायद इस बार आखिरी राउंड होगा, लेकिन फिर अगले ही रोज़ पता चलता है कि एक नई तारीख, एक नया एहतजाजी प्रोग्राम और उसके मुताबिक फिर आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई जो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि कंप्रोमाइज्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो जेल से बाहर है, इसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और जर्नलिस्ट और सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। प्रोग्राम का आगाज़ सबसे करना चाहूँगा इख्तियार वली साहब, ये जो इत्तेहाद बनना जा रहा है या जिस इत्तेहाद की बातें की जा रही हैं, अलीमीन गंडापुर साहब ने जो स्वाबी में जलसा से खिताब किया उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या नवंबर में वाकई कोई फाइनल कॉल आने वाली है और जिसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जाएगी? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए ये वो अर्तुगरुल ड्रामा है, इसकी पता नहीं 500 है कि 1500 किस्तें हैं और इसकी आखिरी किस्त की फिर अलग 2000 किस्तें हैं। इनकी फाइनल कॉल की भी पता नहीं कितनी कॉलें आएंगी। हमने इससे पहले देख लिया है कि इन तिलों में कितना तेल है। आई डोंट बिलीव इन इट। कोई फाइनल कॉल, कोई नथिंग। वो बेचारे कल उधर लड़ रहे हैं आपस में, वो कहते हैं मैं 5-5 हजार रुपए दे के लोगों को लाता हूँ। अली अमीन ने खुलेआम ये बात की है। और जिन लोगों को लाया जाता है, कुछ उसमें अफगान महाजिरीन होते हैं जलोज़ई कैंप के, कुछ शमशतु कैंप के, क्या वो कॉल देंगे? वो कॉल देने की पोजीशन में है। ये करीब में पास ही टैक्सला है, अटक है, पास ही इनके हजारा डिवीजन है खैबर पख्तूनख्वा के, वहां से कौन आया? आपने देखा कि मुझे तो कोई नजर नहीं आया। फिर आप देखें उधर ये जो पिंडी है, इस्लामाबाद है, रवात है, फिर खारियां, गुजरावाला, कोई पंजाब से कोई आया? नो, बात खत्म हो गई। देखें मलिक साहब, हर बंदे की अपनी एक राय होती है। मैं ये समझता हूं कि आज से 6 साल पहले जो पीटीआई के लिए लोगों को जेयूआई तोड़कर, मुस्लिम लीग नून तोड़कर, पीपल्स पार्टी को तोड़कर, एमक्यूएम और काफ लीग को तोड़कर जिन लोगों को 5 साल की लीज पे लिया गया था, वो लीज खत्म हो चुकी है। अब काहे की पार्टी, काहे का लीडर, काहे की काल, क्या चीज? और अली अमीन की बातों की क्या क्रेडिबिलिटी है? मेरे ख्याल में वो आपने इससे पहले देख ली जब उन्होंने पूरी भड़कबाजी के साथ वो संजानी में उन्होंने कहा था कि 15 दिनों बाद लश्कर लेके आएंगे। वो लश्कर आया, फिर डी चौक से जिस तरह वो गायब हुए और कारिया से घूमकर वो फिर पहुंचे अपने असेंबली में और कहते हैं कि जी मैं 12 जिले क्रॉस करके आया हूं। आई डोंट बिलीव इट। ये अब सिर्फ रंगबाजी और यही चीजें रह गई है। एक बात इनके पास है जिसमें सारी पीटीआई टॉप टू बॉटम, इमरान से लेकर एक स्ट्रीट वर्कर तक, जिनके पास एक ही सोच है कि अल मदद या ट्रम्प। इसके अलावा इनके पास कुछ सोच, कोई इनको रोशनी की किरण, कोई नजर, कोई चीज नहीं आ रही है। ये फारिग हो चुके हैं।
ठीक है नदीम कुरैशी साहब, आपको लगता है ये फाइनल कॉल जो है वो नवंबर में आने वाली है? वो दूसरी बात कि अगर आप सड़कों पर आ जाएंगे, एहतजाज करेंगे, तो क्या उसके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? अदालत में मुकदमात हैं, अदालत ने इमरान खान साहब को रिहा करना है, सड़कों पर आने से वो रिहा कैसे होंगे? कारकुनों को खुश करने के लिए इस किस्म के नारे या प्रोग्राम दिए जाते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मलिक साहब, हम सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का आइन कानून हमें इख्तियार देता है, अगर हमारे खिलाफ जबर से, लाठी से, गुंडागर्दी से हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, हम अदालती जंग के साथ साथ गली कूचे में सड़क पे आकर भी एहतजाज कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का और दुनिया की तारीख का पहला एहतजाज नहीं होना, ना ही आखिरी एहतजाज होना है। वो मियां नवाज शरीफ साहब जब निकले थे, आवाज लगाकर बुलंद करते थे आवाज, अभी इख्तियार वली खान साहब बड़ा ऊंचा ऊंचा भी उन्होंने फरमा दिया, या अल मदद या ट्रंप, ये उन्होंने इस तरह कर दिया। हालांकि ये वो लोग हैं जो डोनाल्ड डू के पांव तले पड़े हुए थे कि डोनाल्ड डू अल्लाह के बाद तेरा ही आसरा है, ये हमें कहते। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो निकले थे, मुझे क्यों निकाला कि गर्दान करते हुए, अब तो उनके भाई की हुकूमत है, इख्तियार वली खान साहब करें ना जोश, ये इस एक सरबस्ता राज से पर्दा उठा दें, चलो पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएंगे। भाई नवाज शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी की जो सियासी इनिंग खेली, जिसमें उनके भाई ने उनको शिकस्त दी, उस इनिंग के बाद उन्होंने इस एक राज से, सरबस्ता राज से पर्दा उठवा दिया जो उनको किसने निकाला। तो भाई हमारा हक है मलिक साहब, हम एहतजाज कर सकते हैं। पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर को नाजायज केसेस में सिर्फ सियासी खौफ से, सिर्फ इंतखाबी खौफ से, सिर्फ वोटरों के खौफ से एहतजाज तो आपकी पार्टी का हक है। मेरा सवाल यह था कि क्या उस एहतजाज के नतीजे में अदालतें इमरान खान सबको रिहा कर देंगी, मुकदमात खत्म हो जाएंगे, या वो तो अलग प्रोसेस है? देखिए सर, मैं गुजारिश कर दूं, हमें पाकिस्तान के अदालती निजाम पर बड़ा भरोसा है। जो कुछ अदालतों ने इन सारे नामसाइद हालात में रोल प्ले किया, इसकी भी मिसाल बाजी में नहीं मिलती। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि अराकीन असेंबली को फैमिली समेत घरों से अगवा कर लिया जाए, लोगों को हाथ पांव बांध कर गाड़ियों में छोड़ दिया जाए? क्या आपने इस तरह के मनाजिर पहले देखे हैं कभी? आपने देखे होंगे, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझ जैसे एक आम पॉलिटिकल वर्कर है तो ये नहीं देखा। अभी इख्तियार वली खान साहब चूंकि इक़्तिदार के सिंहासन पर सवार हैं, मेरे भाई हैं, मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत वॉइस है PMLN की, लेकिन चूंकि इक़्तिदार का तकब्बुर है, आंखों पर चर्बी चढ़ी हुई है धौंस की और ताकत की और तवानाई की, तो इसलिए ये बातें हो रही हैं। मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं, जब 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तैयारा अगवा करके हिंदुस्तान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त PMLN इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकी थी जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आज भी कर रहा है। 22, 23, 24 माह से इलेक्शन में शिकस्त दी है इनको। इनका कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, हलफ दे दे के वो लोगों के वोटों से जीता है, हम सियासत छोड़ देंगे। लेकिन जब आप मैं तो वापस जी मैं कुछ आपकी तरफ वापस आता हूँ। समीना पाशा साहब, दोनों सियासतदानों की आपने बात सुनी, ये कहते हैं जी कि जो बाइडेन उनके साथ थे, डोनाल्ड लू उनके साथ थे, अब वो दूसरी पार्टी कहती है जी ट्रंप की ये दुआएं मांग रहे थे, ट्रंप जीत जाए हमें रिहा करवाएंगे। इन दोनों चीज़ों पर तबसरा कीजिएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि एहतजाज की कॉल यकीनी बात है PTI का हक है, लेकिन हर बार ये कहना कि 15 दिन बाद इमरान खान साहब को हम रिहा करा कर वापस घर जाएंगे, कभी ये एहतजाज के नतीजे में ऐसे जेल के दरवाजे खुले? जी शुक्रिया मलिक साहब आपका, और मेरा सलाम पहुंचे इख्तियार वली खान साहब को भी, नदीम कुरैशी साहब को भी। बिल्कुल आपकी बात से मैं जुज़वी तौर पर बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। बार बार की कॉल देने से जाहिर है इनके कारकुनों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं और वो खुद भी अपनी लीडरशिप पे बड़ी तनकीद करते नजर आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। पहले वो हम अदालतों में सुना करते थे कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता, तो अब उनके कारकुन भी आजकल ये कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन एहतजाज की कॉल, फाइनल कॉल आ नहीं रही है। तो ये ज्यादा देर इस तरह से करने से बिल्कुल मोमेंटम भी टूटता है। लेकिन ये भी बात देखनी होगी कि ये तहरीक है जो कि काफी साल से ही तकरीबन चल रही है और उसमें कई मोड़ आ रहे हैं, कभी वो मध्यम पड़ जाती है, कभी मोमेंटम पकड़ती है, कभी फिर मध्यम पड़ जाती है। देखने की चीज ये है मलिक साहब कि जो लोग यहाँ पर इनके कारकुन निकलते हैं या सपोर्टर निकलते हैं, वो इमरान खान साहब की कॉल पर, उनकी रिहाई पर, उनकी आवाज पर निकलते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बिल्कुल लोगों का एतमाद मुतजलजल हुआ है और उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है कारकुनों की हद तक कि वो उस तरह से उन्हें, अब हम देख रहे होते हैं उनकी बहुत सारी बड़कों को वो सीरियस भी नहीं ले रहे होते, तो ये इस हद तक बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वहां पे जो कारकुन आ रहा है वो अली अमीन के लिए आ रहा है या वो बैरिस्टर गौहर के लिए आ रहा है, वो इमरान खान के लिए आ रहा है।
तो मेरा ख्याल से अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि नवंबर में कोई कॉल इन्होंने देनी है और अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई डेट अनाउंस की जाती है तो उस वक्त भी जो कारकुन बाहर निकलेगा या जो कोई वोटर सपोर्टर बाहर निकलेगा वो इमरान खान के लिए निकलेगा। अब वो कितनी बड़ी तादाद में निकलता है ये असल सवाल है, क्योंकि थोड़ी तादाद में निकलने से वही सूरत हाल बनेगी जो हम पहले कई दफा देख चुके हैं कि वो फिर जो निकलते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, उनकी फैंटी भी लगती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन अगर एक बहुत वाकई मैसिव नंबर निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो फिर एक नई सिचुएशन में हम होंगे। ऐसा हो पाता है या नहीं ये तो अभी जाहिर है उसी वक्त हमें आइडिया हो सकेगा। लेकिन जहां तक ये ट्रंप वाली बात आपने इसमें ऐड की, आपकी बात फिर मैं जुज़वी तौर पर उससे इत्तफाक करूंगी कि ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने इस बात पर हमेशा तनकीद की कि जो बाइडन और डोनाल्ड लू वाला जो सारा एपिसोड था जिसकी वजह से इन्हें लगता था कि अमेरिका भी इनकी गवर्नमेंट गिराने के पीछे है, और प्लस ये कि उसके बाद भी रजीम चेंज के बाद भी प्रॉपर एक सपोर्ट जो थी जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की हासिल रही। तो इस मामले पर मुझे दो मौक़िफ़ नजर आते हैं पीटीआई के। एक मौक़िफ़ तो वो है जो हमें इमरान खान का नजर आता है, जो हमें हलीमा खान का नजर आता है। सलमान अकरम राजा ने भी इसको कैटेगोरिकली कहा कि नहीं हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रल रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो पीटीआई के ही ओवरसीज लोग हैं वो कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं कि दबाव डलवाया जाए या ट्रंप से मुलाकात की जाए, या जिस तरह से जुल्फी बुखारी साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई थी। तो इसमें बहरहाल एक मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है, या फिर ये कोई इनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ से ये बात जरूर कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब उसको बिल्कुल टोटली डिनाई कर रहे हैं और उनका मौकिफ बज़ाहिर बड़ा बैलेंस्ड मौकिफ है, लेकिन क्या वो उनका मौकिफ बाकी पीटीआई भी लेके चल रही है, उसमें हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच भी नजर आती है। ठीक है समीना साहब, एक हमें क्वेश्चन ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। तो बड़ी अहम बात की समीना पाशा ने कि क्या पीटीआई का ये मुकम्मल मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की पीटीआई कुछ और कहती है, बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं जो रहनुमा हैं पीटीआई के वो कुछ और कहते हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इख्तियार वली खान साहब ये बताइएगा कि जमीयत उलमाए इस्लाम की तरफ से भी एक तरदीद आ गई कि कोई मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात तय नहीं पाई, इमरान खान साहब से वो मिलने जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई दावेदार है कि वो एक ग्रैंड अलाइंस बनाने में कामयाब हो जाएंगे अपोजिशन का। मौलाना उस ग्रैंड अलाइंस का हिस्सा होंगे? अच्छा देखिए, एक तो मैं नदीम कुरैशी साहब ने कहा ना, मैं जरा थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, फिर आपके सवाल पे आता हूँ। ये कहते हैं हम डोनाल्ड लू के हम पैरों में पड़े थे। भाई अगर आपके पास कोई तस्वीर है, कोई शवाहिद है तो बताएं। इल्जाम लगाने से तो बात नहीं बनती। हम तो आपको चीजें ऑन रिकॉर्ड बताते हैं। जब हम आपको कहते हैं कि आपने इस तरह किया है तो उन चीजों में कोई शुबा अगर आपके है तो आप सवाल मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपकी पार्टी को आप इलेक्शन कमीशन का केस उठा लें फॉरेन फंडिंग का। अगर आपको इजराइल ने फंड नहीं किया, आपकी पार्टी को अगर इंडिया से पैसे नहीं आए, तो फिर आप जो जुर्म कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप एमएनएस और एमपीएस की आज तो बात करते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। आपने अपनी हुकूमत में क्या किया था कुछ याद है? साद रफीक को किस जुर्म में 2 साल के लिए कैद रखा गया था, कुछ बता सकते हैं? राना सनाउल्लाह पर 16 किलो हीरोइन के पर्चे कराए थे आपने। आपने एक खातून तैयबा गुल को आपके वजीर आजम ने 3 महीने से ज्यादा इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद करके रखा हुआ था और उसके जरिए आपने ब्लैकमेल किया था चेयरमैन ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को, और मर्जी के फैसले उससे लिए थे, पूरी अपोजिशन को तुन के रख दिया था। तो यार आप जरा माजी पे अपने नजर रखकर ना आज के दौर पे फिर और आज के दिनों पे फिर तबसरा किया करें। मैं कहता हूं ना कि कोई भी कहे फरियाद तो बंदा सुन भी लेता है, लेकिन आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। मुशाहिदुल्लाह खान का मुझे बड़ा याद आता है, बहुत याद आती है, जो कहते होते थे कि आप रोते हुए आएंगे और आपके रोने वाला आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। आज आपका लीडर आप बाहर कहते कि डट के खड़ा है, शेर है, फला है, निंगा है, उधर वो साफियों के सामने रो पड़ रहा है। जावेद चौधरी का कालम पढ़ लें, उनकी बेगम उस दिन रो पड़ी है। ये वही बंदा है ना जो कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। मकाफात अमल से डरे, तकब्बुर से डरे, गुरूर से डरे। याद रखें ये तकब्बुर ये सिर्फ मेरे अल्लाह की चादर है, उसकी चादर है। इंसान क्या तो उसकी तकब्बुर क्या, इस दुनिया की बादशाही मलिक साहब कितनी खुशी से सुन रहे हैं, आपकी हुकूमत मलिक साहब कितनी खुशी से पूरा भाषण सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैंने आपका भाषण इतने तमीज से सुना है, नदीम कुरैशी साहब इतने तमीज से सुना है जिस तरह जुमे का खुतबा सुनते हैं।
मैंने इतने आराम से आपका खुतबा सुना है, तो अब आप में भी ये हौसला होना चाहिए। मलिक साहब, जहां तक आपका सवाल है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम द विटनेस, मैं गवाह हूं। और मैं नदीम कुरैशी साहब को मैंने कल भी एक शो में बताया था कि नदीम कुरैशी साहब, आपका ये जो असद कैसर कहते हैं ना कि हम कोई अलायंस बना रहे हैं, जी जी, मौलाना साहब आपके साथ 2-3 कदम चलेंगे, लेकिन आप ये याद रखें उससे ज्यादा आपके साथ नहीं चल सकते। मौलाना का जमीयत उलमा इस्लाम का पीटीआई के साथ सिर्फ फिक्री और नजरियाती इख्तलाफ नहीं है, मौलाना का पीटीआई के साथ अकीदे का भी इख्तलाफ है। मौलाना ने ये बात उनकी निजी महफिलों में मैंने सुना है, मैंने मदरसे में उनके साथ मैं बैठा, उनकी निजी मजलिस में बैठा हूं, ये सुना है मैंने उनको, जब उन्होंने कहा था कि पीटीआई को वोट देना सपोर्ट करना ये ऐसा ही है जैसे यहूदियत को, इजरायली लॉबी को। ये तो पुरानी बातें नहीं होगी, उसके बाद तो मौलाना से साथ मिल बैठे, मुलाकातें हुई, सर मेरी बात सुनिए, खुशी से एक दूसरे के साथ गले लगाया। सियासत के तकाजे और तरजीहात बदल सकते हैं, अकीदे के तकाजे और तरजीहात मुसलमानों के कभी नहीं बदलते। मैं तो हैरान हूं कि क्या इन लोगों को नजर नहीं आता। कल ये नदीम कुरैशी साहब बताए ना, कल आप मेरे साथ शो में बैठे हुए थे, बताइए आपके जलसे में इससे आपकी जान नहीं छूटेगी कि ये झंडा जो है अमेरिका का, ये किसी और ने लहराया था, ये आपके अपने कारकुन लेकर गए, एक की तस्वीर बनी है, इसके अलावा 2 झंडे और भी थे आपके कारकुन के हाथ में, इजराइल का झंडा भी था। एक्ट हो सकता है, एक कारकुन ले गया, बाकी बाद में हमने देखा सर मुझे ये बताइए, उनसे छीन भी लिया गया, अगर ये मलिक साहब, अगर ये इंडिविजुअल एक्ट है, तो मेरे जैसा पर्सन, नदीम कुरैशी जैसा बंदा वहां स्टेज पे खड़ा होगा तो किसी की मजाल है जो झंडा उठाए, उधर से ऐलान होता है कि मार पीट दो इसको, लगाओ 2-4 पेंटी करो इसकी, और ये झंडा इससे लो और इसको पकड़ लो। किसी को उन्होंने पकड़ा है? ये खुद ये अमेरिकी गुलामी नामंजूर वाला चूरन बेचते बेचते आजकल एब्सोल्युटली यस पे पहुंच गए हैं। यही इनका सारा धर्म है, यही इनकी पॉलिसी। मैं आता हूं, ठीक है, इख्तियार से नदीम कुरैशी साहब, वैसे मैंने भी आज पूरी कोशिश की स्वाबी में, पुलिस से, वहाँ पे लोकल जो इंतजामिया उससे, हमारे जो जर्नलिस्ट वहाँ पे उनसे, कि वो जो लड़का लहराने वाला झंडा कहीं वो मिल जाए। हुकूमत आपकी है, आप उसे कल ही पकड़ के सामने ले आते कि जनाब ये हमारा मुखालफ था। सोशल मीडिया पे तो कंपेन चला दी गई थी कि मुस्लिम लीग नून का बंदा था जो झंडा ले आया, अगर उसको सामने ले आते, आपकी सूबाई हुकूमत है, तो ये सारा मामला क्लियर हो जाता। देखिए, मैं समझता हूं नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर हुकूमत भी, हुकूमती तर्जुमान भी और हुकूमत के बही खा भी पाकिस्तान के आम आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के आम आदमी का यह मसला है कि किसी एक शख्स ने, गैर मारूफ शख्स ने, अनजाने शख्स ने कोई झंडा लहरा दिया? हमारे लिए पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के झंडे की सरबुलंदी अपनी जान से ज्यादा अजीज है। लेकिन कुरैशी साहब, अगर इजाजत दे तो मैं छोटा सा इसमें इजाफा कर लूँ। कुरैशी साहब, एक गैर मारूफ सी खातून जिसको कोई नहीं जानता, अगर वो मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के पीछे लग के एक वीडियो बना के गालियां दे के अगर वायरल करती है, तो पूरी पीटीआई उसके ऊपर मैदान में आ जाती है, उसको पूरी दुनिया में घुमाया जाता है। ये तो दोनों तरफ का मामला है ना जी। सर, आपने जिस तरह से इख्तियार वली खान साहब को पूरा इख्तियार देकर अपना पूरा प्रोग्राम उनके हवाले कर दिया, अब आपके हवाले मैं न्यूज़ में नहीं, अब आपके हवाले। सर मेरे तो 20 सेकंड में मेरी बारी में तो आप बॉल लेकर ऐसे आ जाते हैं जैसे आप माशाल्लाह। नहीं जी, मैं अब आपके हवाले करके बैठ गया। मैं गुजारिश आपसे कर सर, मैं गुजारिश आपसे कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासी जमात है जिसको पाकिस्तान के तूल और अर्ज में पाकिस्तान का नौजवान बड़ी प्यार, अकीदत और उम्मीद की निगाह से देखता है। ये हमारा क्रेडिट है। हमारे सियासी मुखालफीन आज चीट पार से भी महरूम हो गए हैं, आज लोगों की स्ट्रेंथ से भी महरूम हो गए हैं, सिर्फ इख्तियार पे है। अभी इख्तियार वली खान साहब ने फरमा दिया जी, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल कहा था जी, किस बात पर कहा था? एब्सोल्युटली नॉट। जब सवाल ये किया गया था क्या अमेरिका आपसे अड्डे मांगेगा, तो उसके जवाब में कहा गया था एब्सोल्युटली नॉट। आज भी एब्सोल्युटली नॉट है। अब आपकी तरह से नहीं है, अभी आपने इन्होंने नई बात शुरू कर दी है। ये हर रोज एक नया बयान क्या देते हैं। इजराइल से फंडिंग हो रही थी, तो ये खत लिखते हैं आप, जब आपके बरी ख्वाह, आपके चाहने वाले, आपके फ्रंट मैन ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन पर खत लिख रहे थे और इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था ये इंतहा पसंद मुसलमान है, ये प्रो तालिबान है, इसने सलमान रुश्दी के साथ बैठने से इनकार कर दिया था, तो वहां भी लिख देते हैं ये आपका बैरून मुल्क और चेहरा है, अंदरून मुल्क और चेहरा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि मुनाफकत के
प्रबुद्ध सियासतदान आज अवाम में अपनी हमायत खो चुके हैं। आज वो अपने एक ऐसे सियासी मुखालिफ को जो जेल में बंद है। अभी मेरे भाई ने कहा जी ख्वाजा साद रफीक पर केस हुआ और राणा सनाउल्लाह पे केस हुआ, बिल्कुल गलत हुए होंगे। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी सियासी वर्कर के इस्तेहसाल को कभी भी लाइक नहीं करूंगा। अभी आपकी हुकूमत है ना, चलो 2-3 केसों को प्रूव करवा ले। इख्तियार वली खान साहब सारा दिन PMLN की लीडरशिप की कासिलेसी करके उनके लिए तारीफ और तौसीफ करके, इतना शानदार खूबसूरत शख्स, इतना अच्छा बोलने वाला शख्स इख्तियार वली खान, जब यकीन करें झूठे लोगों की तर्जुमानी करता है, मेरा दिल खून के आंसू होता है। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मलिक साहब आपकी मौजूदगी में, ये जो 3-4 केसेस नवाज शरीफ साहब की जमात की लीडरशिप पर हुए थे उनको प्रूव करवा ले। साद रफीक के फैसले में साद रफीक के फैसले में तो लिखा गया कि विक्टिमाइजेशन है, नैब का गलत इस्तेमाल किया गया, बाजू मरोड़े गए। सर लिखा गया होगा, बिल्कुल लिखा गया होगा। मैं साद रफीक साहब को जाती तौर पे भी जानता हूं, उनका बड़ा एहतराम करता हूं, वो एक ट्रू पॉलिटिकल वर्कर है, बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई होगी। लेकिन जिसने की सर, पाकिस्तान का कानून नसरुल्लाह मलिक साहब को इजाजत देता है कि अगर नदीम कुरैशी किसी पार में आकर उनके साथ ज्यादती करता है तो नसरुल्लाह मलिक साहब भी उसको डिफेंड कर सकते हैं। इनको ये करें ना, उन अफसरान के खिलाफ जाएं, उस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जाएं, नैब के उस चेयरमैन के खिलाफ जाएं। वो नैब का चेयरमैन को यूरोप चला गया, या ये सारे लोग यहाँ ओहदे लेकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे, ले आए किसी को कटहरे में, मुझे भी सुकून मिले। राना सनाउल्लाह में 14 किलो हीरोइन जिसने डाली थी वो कटहरे में हो, वो जेल की सलाखों के पीछे हो। ये पॉलिटिकल स्लोगन्स है। कुरैशी साहब जवाब तो दे ना, जवाब तो दे। हुकूमत आपकी थी, वजीर आजम आपका था, आपका इंटीरियर मिनिस्टर बैठा हुआ था और कहता होता था कि जान अल्लाह को देनी है। जरा पूछो ना उससे, वो मुनाफिक अब किधर है? इस तरह से बताए जरा, सुने ना। वो जो कहता था कि जान मैंने अल्लाह को देनी है, हमारे पास वीडियो भी मौजूद है, वो वीडियो आपने देखी है। मैं इस मुनाफिकत पर लानत बेचता हूँ। कुरैशी साहब आप इतने अच्छे इंसान है, कम से कम आप देखें मत करें, आप झूठों के साथ और मुनाफिकों की तर्जुमानी करते हैं, ये गलत है। मत कर, जरा सोचें इस पर यार। उसने अगर शहरयार अफरीदी ने जान देनी है नहीं देनी, हमने जान अल्लाह को देनी है। कुछ मैं आता हूं आपकी तरफ वापस। जी आपने हमने सबने अल्लाह को जान दे दिया। इख्तियार भाई ठंडा पानी पी ले, आपका गुस्सा बनता नहीं है। अहले इक़्तिदार को गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, I just want to tell you कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ मेरी जान। चले भाई मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम शहरयार अफरीदी को पकड़ लें? कुरैशी साहब, इख्तियार वली साहब, मैं आता हूँ। जी कुछ साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं चाहता हूँ समीना पाशा साहब से भी इनको इनपुट ले लेना। समीना पाशा साहब, मुझे तो सच्ची बात है, ये बात समझ नहीं, आप समझा दें हमें कि ये कहना कि जी कि कांग्रेस अरकान खत लिख रहे हैं खुशी के जो शादियाने बजाना, इसको मुदाखलत नहीं कहेंगे कि अगर आप अमेरिकी कांग्रेस अरकान के पास जाते हैं, लॉबिंग करते हैं, वहाँ से ख़त लिखवाते हैं पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, ये क्या मुदाखलत नहीं है? अगर वो मुदाखलत थी तो इसे मुदाखलत नहीं माना जाएगा? अच्छा, इस पे भी मैं आती हूँ, लेकिन वैसे ये जो झंडे वाली बात है ना मलिक साहब, ये तो बिल्कुल ही हजम नहीं होती। उसकी वजह पता है क्या है? मतलब अगर मुझे पता है कि एक चीज के ऊपर मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, आजकल PTI पे हम सब तनकीद कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी, उनके सियासी मुखालिफ भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, तो ये तो कोई इंतहाई बेवकूफाना ही हरकत होगी कि उस जलसे में आप जानबूझकर वो PTI का झंडा ले जाएं कि हाँ जी आप उनकी तनकीद को सही साबित करें। तो इस पे तो मुझे मशहूरी के लिए काम कर लिया। ये मुझे 1% भी यकीन नहीं आ सकता कि कोई पार्टी पॉलिसी के तहत कोई बंदा झंडा लेके आ गया, या फिर इवन कोई कारकुन भी ये इतना बेवकूफ है कि उसे पता है कि मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है और फिर भी वो जानबूझ के झंडा लेके आ जाए। तो इस बात में तो कोई सदाकत नजर नहीं आती। लेकिन जहां तक ये बात है कि PTI जो है वो किस तरह, ये आपकी बात मैं इस हद तक जरूर इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती रही हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर खामोश थी, जिसकी एक तासुर ये था कि उस हुकूमत की, इस हुकूमत को कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट और बैक एक मौजूद थी, जिसकी वजह से वो इन चीजों के ऊपर आंखें बंद किए रखी। अगर एक इलेक्शन हुआ जो कि बहुत ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन था, इसके बावजूद उन्होंने कोई इसके ऊपर कंसर्न शो नहीं किया या उस तरह की चीजें, तो उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल, अगर वहां पर बातचीत भी की है, अपने ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो भी मुतहरिक हुए हैं, उन्होंने उसके ऊपर कंसर्न्स भी शो किए हैं, वो तो अपनी जगह चीज है। लेकिन
ये बात अपनी जगह एक अहम बात है कि जहां पीएमएलएन ये कहती थी कि जी हमारे लिए तो वो वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, हम क्या करेंगे, उन्हें नाराज कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो अब ये एक डिफरेंट, ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है कि जी हम क्यों किसी की बात सुने। उस वक्त इन्हें ये लग रहा था कि अमेरिका से जो ताल्लुकात खराब हो गए हैं अब तो बस हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आज इनको ये लग रहा है कि जी अमेरिका जो है वो हमारे मामलात में क्यों बात कर रहा है, उसको तो कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। तो ये हमें दोनों तरफ से ही पॉइंट ऑफ व्यूज में आप कह लें कि थोड़ी चेंजेस जो है वो नजर आ रहे हैं। असल बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे सियासी मौके को जो चीज जहां सूट कर रही होती है हम कहते हैं कि वही जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही उसूली मौके है। यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुश आमदीद। समीना, ये अभी जो नॉन इश्यूज की बात हुई, अभी कुछ सबने बात की, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे यहाँ नॉन इश्यूज को बहुत डिस्कस किया जाता है। क्या ये भी नॉन इश्यूज नहीं है कि अगर एक वज़ीर आला या एक साबिक वज़ीर आज़म अपने जिनेवा में कहीं मौजूद हो, एक खातून एक वीडियो बनाए, खातून को कोई जानता ना हो, उसको पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन सोशल मीडिया सेल वायरल कर रहा हो, ये सारी एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की नफरत, नतीजा क्या निकलेगा? मलिक साहब, पीएमएलएन और जो इस वक्त की हुक्मरान जमातें हैं, ये बात तो सब मेरा ख्याल है इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक करते हैं। मैं तो खुद उस दिन पीएमएलएन के कुछ लोगों को सुन रही थी, वो एक बोदला साहब का भी मैं इंटरव्यू सुन रही थी और भी एक दोपला साहब है कोई, उनका भी मैं इंटरव्यू सुन रही थी। तो वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि जब हम अवाम में जाते हैं तो अवाम हम पे तनकीद करती है, हमसे नाखुश है, हमसे नाराज नजर आती है। तो ये बात तो अपनी जगह है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो इस वक्त का हुक्मरान टोला है उसके साथ लोग उस तरह से मोहब्बत के किसी उसमें तो रिलेशनशिप में नहीं है। तो वहां पर अगर तनकीद हुई है, जाहिर है वो सियासी मुखालिफ है, तो वो उसको हाईलाइट तो करेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह ही है मलिक साहब कि कहीं कोई पुराना अखबार में कोई एक ब्लॉगर अपनी मर्जी की एक राय लिख भी दे तो यहाँ पर पूरे नेशनल मीडिया पर बाकायदा एक कैंपेन के तहत उसको हाईलाइट किया जाता है। आप ये तो देखिए ना कि वो तो चलिए एक सोशल मीडिया के थ्रू वो कर रहे हैं, यहाँ तो नेशनल मीडिया पे कोई इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल लिखा जाए किसी कहीं दूर दार के अखबार में तो वो भी उठा के उसको इतना हाईलाइट किया जाता है। तो वो क्या होती है, अगर इस मुल्क में किसी शख्स के खिलाफ बाकायदा किसी रियासती मुहिम के तहत नफरत फैलाई गई है ना, तो जिस लेवल की इमरान खान के खिलाफ वो मुहिम चलाई गई है वो मेरा ख्याल है शायद ही किसी और के खिलाफ इस लेवल की चलाई गई है। जरदारी साहब और मैं उसको ये मुहिम चलाई गई है मुख्तलिफ औकात में, फातिमा जिनानी जहाँ पे बची, तो बाकी हम किसकी बात करें, लेकिन मैं ये कह दूं कि इमरान खान के ऊपर तो माली करप्शन से लेके अखलाकी करप्शन से लेके मजहबी रुझानात पर लेके जो इसराइल वाला मामला है उस पर यानी कोई ऐसा हवाला नहीं होगा जिंदगी का जिसको उनकी नहीं उछाला गया या जिसपे तनकीद करके पूरी बाकायदा रियासती गद्दार भी आपने कह दिया, आपने उन्हें तौहीन मजहब का गुस्ताख भी कह दिया उन्हें, यानी कोई ऐसा पोर्शन रह नहीं जाता जिस एस्पेक्ट से उनके ऊपर जो तनकीद ना की हो। और ये बाकायदा हमने एक मुनज़्ज़म उस पे देखा है। तो ये जहां पर हो रहा हो ये तो वहां पर तो ये मेरा ख्याल है कोई बात ही नहीं है जो एक वीडियो। देखिए मलिक साहब, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, ये जो जिम्मेदारियां और मनसब होते हैं ये लोगों की तवक्कुआत की वजह होते हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपको मुझसे ज्यादा चीजों को समझते हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट को एक रैली में थप्पड़ मार दिया गया, जॉर्ज बुश जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन पे जूता फेंक दिया गया, सोसाइटी कंडेम करती है ना, हम इसको खुश होते हैं, हम इस बात को लेना। मुझे एक मिनट दे दे, एक मिनट दे दे। मैं यकीन जाने मैं किसी भी इस तरह के वाक़े को किसी सूरत भी पसंदीदा नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब हो, मरियम बीबी हो, उनसे जाती सियासी इख्तलाफ हो सकता है, जाती इख्तलाफ तो नहीं है, हमें जाती हैसियत पर उनका बड़ा एहतराम है और हमें करना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन ये समीना पाशा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो रवैया आज के हुक्मरान हमारे साथ रवा रखे हुए हैं, खान साहब की मतलब उनके निकाह तक पे एक खातून का जो इंतहाई प्राइवेट मैटर है उस तक पे केसेस बनाकर निकाह और इधर मैं फैमिली वाला हूँ, बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ। मेरी बेगम मुझसे पूछती थी ये माशरा हमारा कहाँ जा रहा है, ये हम कहाँ जा रहे हैं अपने पोलिटिकल अपोनेंट। मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी का, जब मैं बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ कैंपेन देखा करता था उस जमाने में, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने ठीक कहा कि बीबी इस ऐवान से रोते हुए जाती थी। तो आज भी वक्त है नवाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी तबई उम्र के, अब अल्लाह इनकी जिंदगी में 100 साल की ऑलमोस्ट आखिरी हिस्से में है, 80 की ईयर के बाद बंदा प्रैक्टिकली इस काबिल ही नहीं होता
तो ये इस रीत को खुद खत्म करने की कोशिश करें, रोके उन लोगों को जो इमरान खान के हवाले से। अब ये इजराइल वाला एक नया पंगा, अमेरिका वाला नया पंगा। सर ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं, एक जुमला होगा, एक जुमला, अगर ट्रंप इलेक्शन जीते हैं, जो बाइडेन इंतजामिया कातिल है 50,000 मासूम फलस्तीनियों की, सर फलस्तीनी बच्चों को कुत्तों ने अपने मुंह से उठाया हुआ, उनकी लाशों को, हमें तो पता नहीं नींद और सुकून कैसे आता है। पूरी ठीक है, मैं कुछ जब प्रोग्राम बिल्कुल खत्म होने वाला, मैं चाहूंगा इख्तियार वली साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। इख्तियार वली साहब, ये नफरत खत्म करना तो सियासतदानों का काम ही है ना जी? बिल्कुल है। मुझे ये बताइए कि इमरान खान की सियासत में आने से पहले, जब उन्होंने एंट्री मारी, उससे पहले आपके मुल्क में कहीं जूता फेंकने की रस्म थी? कहीं मस्जिद नबवी में अपने मुखालिफिन के खिलाफ गंदे नारेबाजी और इशारे करने की कोई गुंजाइश थी? मुझे बताइए, सुन लें साहब, हौसला करें। समीना पाशा साहबा कह रही हैं कि अच्छा, समीना पाशा साहिबा कह रही है कि इमरान खान पर इल्जाम लगे हैं, तो सुन लीजिए, क्या टेरियन वाइट उसकी नाजायज औलाद नहीं है? क्या आप बात कर रहे हैं उसकी अखलाकियात की? बताइए। मैं जो आपके ग्राउंड आपके घर वाले आपसे पूछते हैं ना, बताइए, आपकी फैमिली मेरी फैमिली दे सकती है? मुझे बताइए। नहीं, मैं पूछता हूँ आपसे, मुझे सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज नहीं कल जवाब दे दें कि क्या आपका लीडर जाते जाते ये नहीं कह कर गया था कि पाकिस्तान 3 टुकड़े होने लगा है, अंडरमाइन? हम शेख रशीद की स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। हमने विचार दिए, पाकिस्तान कभी टुकड़ा नहीं होगा, वजीर खजाना ने कहा, यही तो कुछ झूठ है, यही तो प्रोपेगेंडा है जिसका सहारा लेकर आप बैठे हुए हैं। मुझे भेजें वो स्टेटमेंट। आपके ताल्लुकात नहीं है, आपका लीडर ज्यूइश लॉबी का दामाद नहीं है, वो यहूदियों का लेपालक नहीं है, डॉक्टर इसरार के बयानात नहीं सुने आपने, हकीम सईद की पेशन गोई नहीं सुनी, आप नहीं जानते कि एक बंदा खातिमुन नबीयीन न कह सकता है न वो कहता है, और वो उसका खत्म नबूवत का ईमान है, कहते हैं, वो बात करते हैं कि वो मदीने की रियासत बनाएगा। आपके सामने आप क्या समझते हैं? नहीं, आप क्या समझते हैं कुरैशी साहब, आपके सामने कुछ यूतियां बैठे हुए, हम कोई आपको बेवकूफ नजर आते हैं? कोई कल्ट वाले फॉलोइंग आप? कुरैशी साहब सुन लीजिए, आपका लीडर जो है ये पाकिस्तान वतन का दुश्मन है, इसने पाकिस्तान के साथ कोई अच्छाई नहीं की है, मुल्क के कर्जे दुगने करके गया है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे छोड़कर आया है। कमाल करते हैं। प्रोग्राम चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, डिबेट बड़ी किसी और तरफ जा रही है। इख्तियार वली साहब, नदीम कुरैशी साहब, समीना पाशा साहबा, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10 बजे को 2 मिनट पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।